हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मैं अंजनी कुमार आप सभी का डाउटनेट बिहार बोर्ड के इस लाइव सेशन एवं हिंदी माध्यम के सबसे बड़े एवं बेहतरीन प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर आप सभी का स्वागत है। तो बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो सभी लोग आ गए हैं क्लास में, तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके पहले हम एक बता देते हैं कि आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड हैं, यानी कि बहुत बार रिपीट हुए हैं। ये लगभग ये हर साल इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और काफी बच्चों को इनमें कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि कल एक बच्चे ने पूछा कि सर एक क्वेश्चन उसने दिया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि √3 का परिमेय संख्या है, इसका बता दीजिए। तो वो भी क्वेश्चन को हमने आज इंक्लूड किया है। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है ना हर साल आपके रिपीट होंगे। तो ठीक है, तो सभी बच्चे लोग आ गए हैं, क्लियर? हाँ, तो भाई स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे है, इसलिए सभी लोग बेटा ध्यान से देखना है क्लास को। अगर क्लास को ध्यान से नहीं देखा तो आपकी समझ से बाहर जा सकता है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बेटा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ही हमने बोल दिया कि भैया √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। जैसा कि आप लोगों को बताया कि इस तरह के जो क्वेश्चन, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं सिद्ध करने के लिए, इनमें हम लोग विरोधोक्ति विधि से सिद्ध करते हैं। विरोधोक्ति विधि का मतलब होता है कि हमने जो कल्पना करते हैं उसका विरोधाभास हो जाता है, जिसके कारण हम ये सिद्ध कर पाते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन हमें करना होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं जैसे यहां पे दिया गया है √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अब विरोधोक्ति में क्या होता है? विरोधोक्ति में होता है कि हम इसका उल्टा मानते हैं। हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिख देते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, तो माना √3 बराबर A/B। ठीक है, जहां A एवं B सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब समझते हैं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, यानी जिनमें सिर्फ एक, यानी जिन ऐसी संख्या जिनका HCF 1 आता है, मासापा 1 आता है, वो होती है हमारी सहअभाज्य संख्या। माना A एवं B सहअभाज्य संख्या है एवं B 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्लियर? यही तो होता है, यही हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो मान लिया, तो यहां से बेटा हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पे हो जाएगा आपका A बराबर आ जाएगा B√3। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो लिखते हैं भैया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो जब वर्ग करोगे तो हमें मिल जाएगा A² बराबर 3B²। ठीक है, ये मिल गया। तो यहां से बेटा क्या है, इसका मतलब पता क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि A² का एक गुणनखंड तो 3 होगा। अगर हम जैसे लिख देते 6 बराबर क्या लिखे, 2 × 3, तो मतलब 6 क्या है? 3 का गुणनखंड है, तो वही चीज है। तो A², इसका मतलब यहां से प्रतीत होता है कि A² का एक गुणनखंड है। ठीक है, 3 जो है वो A² का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अतः 3A का भी गुणनखंड होगा। अतः 3A का भी गुणनखंड होगा। ये बेटा गणित की जो आधारभूत प्रमेय आपने पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने सीखी थी, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि भाई अगर किसी भी संख्या के वर्ग का कोई गुणनखंड है तो उस संख्या का भी वो गुणनखंड होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। अतः हम मान सकते हैं, अतः किसी चर C के लिए A बराबर 3C होगा कि नहीं होगा? देखो यहां तक बात समझ में आई। मतलब अगर
तीन जो है अगर ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो तीन बेटा ए का भी गुणनखंड होगा। अगर तीन ए का गुणनखंड होगा तो मतलब ए जो है अगर तीन का मल्टीपल होगा तो किसी न किसी संख्या के साथ तो मल्टीपल होगा ना, गुणा होगा किसी संख्या के साथ। उस संख्या को हम मान लेते हैं सी, तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर 3c होगा। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, तो चलो यहां पे लग देते हैं, इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं कि भैया ए का मान ए बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब यहां पे रखोगे तो ए का मान रखोगे 3c, तो 3c का स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर। तो जी यहाँ पे बेटा जब इसे ओपन करोगे तो हो जाएगा 9c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, तो यानी कि हमें मिल जाएगा बेटा b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब वही बात फिर से आ गई कि यहाँ तीन जो है बेटा b स्क्वायर का एक गुणनखंड है कि नहीं है? दिख रहा है, तो हम लोग लिखते हैं 3 b स्क्वायर का एक गुणनखंड है, अतः 3 b का भी गुणनखंड होगा, अतः 3 b का भी गुणनखंड होगा। यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, लेकिन भाई साहब हमने माना क्या था? हमने माना था कि a और b तो सहअभाज्य संख्या है, यानी कि उनमें तो कुछ गुणनखंड कॉमन होएगा ही नहीं, यानी उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होएगा ही नहीं। लेकिन यहां आप क्या देख रहे हो? 3a का भी गुणनखंड है और 3b का भी गुणनखंड है, देख रहे हो? तो यहां पे क्या है? यहां पे हम देख सकते हैं कि अतः 3 a एवं b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है बेटा? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, 3a एवं b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारी जो कल्पना थी, जो हमने कल्पना करी कि a और b सहअभाज्य संख्या है, वो त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है। ठीक है, ये हमने मान लिया, अतः हमारी कल्पना जो थी वो गलत है। अब चूंकि कल्पना हमारी गलत है तो हमने क्या माना था कि हमने माना था अतः √3 एक परिमेय संख्या है, ये त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है, अतः सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए ये स्टेटमेंट बस लास्ट में और लिखना है कि हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि हमने तो माना था परिमेय, और परिमेय मान के जो हमने इसे सॉल्व किया तो हमारी जो कल्पना होगी वो गलत हो गई। यहाँ पे जब गलत होगी तो यानी जो हमने माना था वो गलत माना था, तो अतः हम लिख सकते हैं कि √3 जो है बेटा वो एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? बात समझ में आई? ये क्वेश्चन काफी बच्चे जो है ना उनके समझ में नहीं आता है कि करना कैसे, सिस्टम समझना है, सिद्धांत समझना है कि किस तरह से हमें करना होता है, बस वो चीज यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, क्लियर बेटा सभी को? तो ये स्टेप है, समझ में आशा करते हैं कि बेटा सभी को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लोग लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब एक ये क्वेश्चन है, अब ये समझ लो ये जो दो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पिछला वाला पहला नंबर और एक ये, इन दोनों में 100% है किसी न किसी सेट में इस तरह के क्वेश्चन होते ही होते हैं। ये बिल्कुल सेट क्वेश्चन है, ये आने ही आने हैं। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 का परिमेय संख्या है। इसको भी बेटा उसी तरह से हल करना है। ठीक है, हल क्या करना है, हम मान लेते हैं यहां पे कि माना वही विधि है। ठीक है, कि माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद बेटा करना है कि अगर ये परिमेय है तो हम इसे लिख सकते हैं अतः 5 + √3 बराबर आपका हो जाएगा P/Q। लिख सकते हैं? अब लिख सकते हैं हम लोग, जहां पे आप कुछ भी मान सकते हो, A B P Q M N कुछ भी मान सकते हो, बिल्कुल आप फ्री हो। तो जहां P Q सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य संख्या है, एवं Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है।
ठीक है, क्योंकि क्यू अगर 0 के बराबर हो गए तो संख्या हो जाती है अनंत, जो कि संख्या कल्पना के बाहर हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक ये बात क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो भैया हम लोग क्या करते हैं, क्यू का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5q प्लस √3q बराबर p। ठीक है, तो हमें अब करना क्या होता है, देखो अब यहां पे हमें पता है कि √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है, हम पिछले क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो ये उसके अगले भाग का क्वेश्चन है। यहां पे हमें करना क्या, यहां पे हमें पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब एक तरफ √3 ले आए और एक तरफ बाकी सारी चीजें ले आए। हमें ये आपकी जो स्ट्रेटजी है वो ये होनी चाहिए कि एक तरफ √3 और एक तरफ बाकी सारी चीजें। तो √3 वाला बेटा इधर आ गया, तो 5q उधर से, यहां पे हो जाएगा आपका √3q बराबर p माइनस 5q। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे बेटा आपका आ जाएगा √3 बराबर आपका आ जाएगा p माइनस 5q अपॉन q। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, क्लियर। अब चूंकि बात यह है कि हमने तो माने थे कि p और q परिमेय संख्या है। ठीक है, p और q एक सहभाज्य संख्या है जो कि परिमेय होती है। अब परिमेय संख्या में बेटा क्या है कि ये वाला पक्ष तो परिमेय है, लेकिन ये वाला पक्ष आपका अपरिमेय है, क्योंकि आप जानते हो √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसे परिमेय होना चाहिए। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या कि चूंकि p माइनस 5q अपॉन q एक परिमेय संख्या है, देखो लिखा भी है p अपॉन q के रूप में लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या। अब बताओ भैया, ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो क्या हो सकते हैं? कोई भी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अतः विरोधाभास के कारण, आगे की लाइन विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि जो 5 प्लस √3 है वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि विरोधाभास हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ रहा है ये आपकी अपरिमेय है और ये आपका परिमेय है, जो कि संभव ही नहीं है। जब संभव नहीं है तो हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, अतः लिख सकते हैं 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना आपके 4 नंबर के आएंगे, 3 नंबर के आएंगे, कुछ बोर्ड्स में 3 के आते हैं, कुछ में 4 के आते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा। तो बिहार बोर्ड में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते, तो इस तरह से आपको सिद्ध करना है। समझ में आया सभी को किस तरह से सिद्ध करना है? ये जो क्वेश्चन है ना स्टेटमेंट यानी कथन पे आधारित है, और इनमें जो लगती है गणित की यानी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बेटा बोला गया है कि एक त्रिभुज ABC में BC पर AD लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि AB² माइनस BD² बराबर AC² माइनस CD² है। तो चलो देखते हैं भाई, बनाते हैं एक त्रिभुज। ये त्रिभुज है हमारा ABC। ठीक है, अब AD इस पर जो है वो लंब हो गया, ये है AD, ये लंब है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, AB, ये है AB और ये है BD और ये है आपकी AC और ये है CD। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे तो हल करते हैं। हल चित्रानुसार त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से बेटा हमें क्या मिल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर BD² प्लस AD²। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कर्ण AB² बराबर BD² प्लस AD²। समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, AD² बराबर AB² माइनस BD², समीकरण 1। ठीक है, उसी प्रकार त्रिभुज कौन से,
एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिल जाएगा बेटा? सिंपल, AC स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बेटा हम लिख सकते हैं कि AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, इससे हम लोग दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहां तक सारी बात क्लियर हुई। दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हमें ये मिल गया। अब हम आगे बात करते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, हमें क्या मिल जाता? AB AD स्क्वायर, तो ये दोनों पक्ष भी बराबर होंगे, तो हमें मिल जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से इसे सिद्ध करना होता है। क्लियर सभी को, है ना? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही सिद्ध करना था, AB माइनस BD। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है, यहां पे ध्यान से देखना है स्क्रीन पे, कि एक पहिए की त्रिज्या जो है वो दी गई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, साइकिल का पहिया है जिसकी त्रिज्या है 50 सेंटीमीटर। यदि वह पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 20 मिनट में यह पहिया कितने चक्कर लगा लेगा? ठीक है, अब आपको पता है कि साइकिल का पहिया अपने एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। यही तो डेफिनेशन है परिधि की। परिधि की डेफिनेशन क्या थी? कि किसी वृत्त के द्वारा या किसी पहिए के द्वारा एक चक्कर लगाने में जो चली गई दूरी है वो उसकी परिधि कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे हमें यूज करना है, मान लेते हैं यहां पे हल। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि दूरी कितनी चलनी है। ठीक है, 66 किलोमीटर 20 मिनट में, तो हम बात करते हैं कि पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर बेटा होता है चाल गुणा समय। अब बेटा स्पीड कितनी दे रखी है? 66 किलोमीटर, तो 66 किलोमीटर। ठीक है, तो 66 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 66 किलोमीटर। ठीक है, गुणा प्रति घंटे की चाल से, लेकिन 20 मिनट में। अब ये देखो प्रति घंटा है, अब यहाँ पे समय घंटा में, तो हमें यहाँ भी हमें समय जो है घंटा में बनाना पड़ेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा 20/60। ठीक है, अब 20/60 क्यों लिखा? क्योंकि भैया 20 मिनट है, 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं, तो हमें 60 से भाग देने पर हमें घंटा मिल जाएगा। यानी ये 20 मिनट का मतलब क्या हुआ बेटा? 1/3 घंटा। ठीक है, तो चलो 0 से बेटा 0 कैंसिल हो गए और 6 से काट दिया 11, तो ये बराबर आ गया बेटा 22 किलोमीटर। ठीक है, 22 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब बात है यहाँ पे 22 किलोमीटर, तो हम लोग यहाँ पे बाद में मीटर और मीटर में चेंज कर लेंगे, अभी आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कि माना पहिए द्वारा 22 किलोमीटर दूरी तय करने में n चक्कर लगे, ये हमने मान लिया। अतः, ठीक है, अतः प्रश्नानुसार n गुणा 2πr यानी कि एक पहिए के एक चक्कर में चली गई दूरी गुणा n बराबर आपका आ जाएगा 22 किलोमीटर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे यूनिट बराबर, यानी इकाई दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। अब त्रिज्या बेटा दी गई है 50 सेंटीमीटर, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर ले और इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर ले, दोनों मीटर हो जाएंगे तो आसान रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा हम बात करें तो हम लिख सकते हैं n गुणा 2π। ठीक है, अब r की जगह बेटा लिख दें 0.5 मीटर में, और बराबर यहाँ पे बेटा लिख सकते हैं 22 किलोमीटर में क्या आ जाएगा? 22,000 मीटर, और यह भी मीटर और यह भी मीटर है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, पाई की बेटा वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या आ जाएगा? n गुणा 2 इंटू 0.5 बेटा क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से,
कि 2 इंटू पाई पहले कर लेते हैं, 2 का गुणा 0.1 में करा, 5 में कराया तो 1 हो गया, बराबर आ गया बेटा 22,000। ठीक है, तो पाई का मान बेटा हम लोग लिख सकते हैं 22/7, 22/7। ठीक है, तो 22 से 22 कैंसिल हो गए, 1000 बटे 7 से यहाँ गुणा हो जाएगा, तो आपका जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं n बराबर 7000। ठीक है, तो 7000 चक्कर उसे लगाने पड़े। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे दूरी लिख लेनी है कि त्रिज्या r बराबर 50 सेंटीमीटर बराबर 0.5 मीटर, ये इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। भाई एक पहिया ने कुछ दूरी चली, हम मान लिया उस पहिए ने n चक्कर लगाए, तो दूरी बराबर दूरी जो उसके द्वारा चली गई है n चक्कर, वो कितनी हो जाएगी, n गुणा 2πr, जो कि है 22 किलोमीटर, यानी कि 22,000 मीटर। बस ये यहाँ पे फॉर्मूला आपको यूज करना था। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि भाई निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करें। अब माध्य का फॉर्मूला बेटा आपने क्या पढ़ा था, माध्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा था सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, जहां पे f बारंबारता होती थी और जो x है वो वर्ग चिन्ह होते थे। ठीक है, ये वर्ग चिन्ह या आंकड़े होते थे। क्लियर, अब आती है बात आपकी वर्ग अंतराल की। तो ये वर्ग अंतराल क्या होता है, इसको हम लोग बेटा कहते हैं ग्रुप्ड डेटा, यानी वर्गीकृत आंकड़ा। तो वर्गीकृत आंकड़ों में क्या करते हैं, हम वर्ग अंतराल में इसको बना देते हैं आंकड़ों को। ठीक है, अब यहां पे बेटा हमें क्या करना, इसको निकालने के लिए हमारे पास 3 विधि होती है। पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित मान विधि, और तीसरी होती है पद विचलन विधि। ठीक है, तो हम यहां पे देखो कुछ दिया नहीं गया है, तो हम इसको प्रत्यक्ष विधि जो सबसे आसान है हम उसे लगा सकते हैं। कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है, तो जब कैलकुलेशन ज्यादा ना हो तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि में हमें इस तरह से एक टेबल बनानी पड़ती है। टेबल में देखो क्या होता है, जो डेटा आपको बेटा यहाँ पे दिया गया है हम वो कर लेते हैं। ठीक है, डेटा क्या, सबसे पहले बात करते हैं वर्ग अंतराल। बेटा आपको क्या दिए गए, ये दिया है 0 से 2 और 2 से 4 और 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से 10 और 10 से 12, ये आपको दे दिए गए वर्ग अंतराल। बारंबारता इनकी क्या दी गई है बेटा, 1 2 1 1 2 1 और 5 6 एंड 5। ठीक है, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह बेटा होता है किसी भी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ये निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा होती है। इन दोनों को जोड़ के हाफ कर दो, तो 0 + 2, 2 का हाफ 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इनमें सभी में बराबर बराबर अंतर, तो वो अंतर जोड़ते जाओ वही आ जाएगा। तो आ जाएगा 1 3 5 7 9 और 11। आप जोड़ सकते हो, 12 10 22 का आधा 11, 10 और 8 का आधा 9, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, दो चीजें हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका है जो बारंबारता होती है बेटा, इसे हम लिखते हैं FI। ठीक है, वर्ग चिन्ह जो होता है बेटा, इसे हम लोग डिनोट करते हैं XI से। ठीक है, और यहां इन दोनों का गुणनफल करा देते हैं, FI और XI। अब आप कहोगे कि सर ये FI और XI का क्या मतलब है, बेटा इनका I यहां पे बताता है नंबर, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 आंकड़े दिए गए, तो ये आपका है F1, तो ये X1 है, तो F1 X1 का गुणा हो। ठीक है, ये F2 है, ये X2 है, तो F2 X2, ये F3 है, ये X3 है, तो F3 X3। ये I बताता, I का मतलब होता है 1 से लेके N नंबर तक। ठीक है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। I नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख देते हो तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां हम करते हैं FX, यानी कि F और X का गुणा कराते हैं। तो करा दे, 1 एकम 1, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 पना 35। ठीक है, 9 छक्के 54 और 11 पंचे 55, ये आपका आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें बारंबारता यानी कि सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी कि योग। सिग्मा FI का मतलब बेटा आपकी हो जाएगा कि जितने भी F हैं, F1 F2 F3 F3 सभी का योग यहां आना चाहिए। उसी तरह हम लोग यहां पे लिख देते हैं सिग्मा FI और XI, ये तो सिग्मा FI यानी कि जो FX है, इन सभी का योग यहाँ पे लिख देना। इन दोनों की हमें जरूरत रहती है। ठीक है, तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, हम लोग लिखते हैं, तो इनको जोड़ो सबसे पहले, तो 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17, 17 3 20, तो ये तो बेटा आपका आ गया 20। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं, तो 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19
19 और 6 25 और 1 26 का 6 हासिल 2 3 5 5 10 5 15 156। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई फार्मूला क्या होता है। फॉर्मूला बेटा आपका होता है माध्य निकालने का, समांतर माध्य को x बार इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो x है इसे x बार से डिनोट करते हैं, जो कि आपका होता है सिग्मा अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, ये हमारा होता है डायरेक्ट मेथड। तो हमें यहां से जो माध्य निकल के आएगा इनकी वैल्यू रख दो 156 अपॉन 20। ठीक है, तो ये लगा दो डेसिमल, यहां पे भाग देते हैं 2 सत्ते 14 और दुर्वट 16, 7.8 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, 7.8 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे डेट आंकड़े बड़े होते हैं तो हमें फिर कल्पित मान विधि यूज करते हैं। कल्पित मान विधि में बेटा क्या होता है, इन वर्ग चिन्ह में से कोई बीच को हम मान लेते हैं ये माध्य है। ठीक है, उसकी अलग टेक्निक है, वो हमारी क्लास एफ पे पड़ी हुई है, तीनों सांख्यिकी की। आप वहां से तीनों विधि से आप माध्य निकालना सीख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, यहां तक बात क्लियर हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर m हो तो साइन थीटा का मान बराबर है ये है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो चलो करते हैं भाई। तो लिखते हैं भैया हल। ठीक है, यहां पे तो हमें दिया गया है, यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे हाँ, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर m होगा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। यहां तक बात समझ में आई। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान m दे रखा है तो हम लोग लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 से इसकी जगह हम रख देंगे m, तो m इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर बेटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर बेटा क्या आ जाएगा 1/m। इसे बेटा हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। ये हमारी होती है क्या, जो सर्वसमिका थी दूसरी वाली वही लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, वही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ हमने इससे ये निकाल लिया। अब हम लोग बेटा बात क्या करेंगे, अब हमने बात करनी है कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब हम 1 और 2 जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे टेन थीटा प्लस का या माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बेटा आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर बेटा क्या आ जाएगा m प्लस 1/m। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपका आ जाएगा 2 सेक थीटा बराबर, इनको करोगे तो m स्क्वायर प्लस 1/m आ जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर बेटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर आपका आ जाएगा 2 यहाँ डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/2m। ठीक है, तो सेक थीटा बेटा क्या होता है, हमें निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना है। ठीक है, चलो, तो साइन थीटा बराबर बेटा क्या होता है, यहाँ से हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर बेटा क्या आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 2m/m स्क्वायर प्लस 1। क्या कैसे, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। यहां तक बात क्लियर हुई। अब कॉस से साइन कैसे निकालेंगे, अब हम लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं
हम जानते हैं कि भाई साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पे बस कॉस थीटा का मान आपको रख देना है और आपका आंसर ये आ जाएगा। दूसरा तरीका बेटा यहां पे क्या है कि आप यहां जैसे ही आपने ये निकाल लिया सेक थीटा, तो यहां से आप एक त्रिभुज बना के हाई पूरा वो जो आपका पता है कि ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका होता है कर्ण बटा आधार, ये कर्ण है और ये आधार है, तो आपको लंब वहां से मिल जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, आप यहां से भी निकाल सकते हो, मान रखते हैं बराबर अंडर रूट 1 माइनस क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 2m अपॉन m स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलो, तो यहां पे बेटा m स्क्वायर प्लस 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, आगे करते हैं सॉल्व, यहां पे जगह बची, यहां पे कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। यहां से हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं, तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे बात करते हैं अंडर रूट, ये आपका लिखा हुआ है 1 माइनस, ठीक है, 4m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम ऊपर बेटा बात करते हैं अंडर रूट, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम बेटा आपका आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, नीचे से अंडर रूट हट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिर्फ आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा तो m स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो यहाँ के इसके बाद देखो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बचेगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर करोगे तो ये बचेगा m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप करके देख सकते हो कैसे, m की पावर 4, ठीक है, प्लस 1 और क्या आ जाएगा प्लस 2m स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा वापस से देखो, आप देखोगे तो ये वापस से क्या बन जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से ये सिद्ध होता है। ठीक है, क्लियर। यहां के बाद आप सॉल्व करके देखोगे, बिल्कुल यहां पे आपका आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सारी चीजें हैं, सारा कैलकुलेशन दे दिया गया है, बस आपको करना है। यहां पे देखो भाई, जब इसे घटाओगे ना तो ये बचेगा, देखो माइनस का 2m स्क्वायर, तो आपको पता है कि m स्क्वायर यानी m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा माइनस 2m का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा बेटा m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा m स्क्वायर माइनस 1। ये आपका सिद्ध हो गया, यही आपको सिद्ध करना था साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। बोर्ड में जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, बस समझ लेना। यहां के बाद हमने यहां पे कैलकुलेशन किया। ठीक है, तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको दिला देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया कि भैया एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें आपको खरीदी हैं 3800 रुपए में। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें खरीदी 1750 रुपए में। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। तो ये बेटा आपका है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पर आधारित क्वेश्चन। तो कैसे, हम यहां पे मान लेते हैं हल। माना बल्ले का मूल्य, x रुपए है। ठीक है, एवं गेंद का मूल्य बराबर y रुपए है। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार क्या, 7 बल्ले यानी कि 7x मूल हो जाएगा प्लस 6 गेंद यानी कि 6y बराबर आपका हो जाएगा 3800। ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर। दूसरी कंडीशन बेटा क्या दी गई है, 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो 5 गेंदे यानी कि 5y, ये बेटा आपका बराबर हो जाता है 1750 रुपए में। इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं।
बट ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको हल करना है। तो हल करने के लिए बेटा सबसे अच्छी जो विधि होती है हमारी क्या होती है, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं कोई एक चर को। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें चर बराबर करने होते हैं। तो कौन सा चर बराबर कर लें, या तो ये वाला कर लें बराबर, ये x कर लें, या तो y कर लें, दोनों में। यहाँ पे बेटा क्या है भाई, 6 और 5 है, तो यानी कि इसमें हम 5 से गुणा कर दें और इसमें हम 6 से गुणा कर दें, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तुम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 5 से एवं समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, ठीक है। तो चूंकि समीकरण में गुणा करने पे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि समीकरण में बेटा होते हैं दो पक्ष, दोनों में गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि 2 बराबर 2 होता है, तो हम यहां भी 5 से गुणा कर दें, यहां भी 5 से गुणा कर दें, तो बेटा क्या 10 बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बेटा जो है ना, इसीलिए जो है फर्क नहीं पड़ता है आपका कि हम कुछ भी दोनों पक्षों में अगर हम किसी एक संख्या से गुणा कर रहे हैं तो, ठीक है। चलो उसी का आप यहाँ पे आगे यूज करना है। तो हम लोग बात करेंगे जब अगर ऊपर हम यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 सते 35x प्लस 5 छक्का 30y, ठीक है, बराबर 5 से यहाँ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा, ठीक है, 19,000 हो जाएगा अगर हम 5 से गुणा करें। कैसे करेंगे, 3800 गुणा 5 यानी 3800 गुणा 10/2, 2 से भाग दो 19, 1900 इंटू 19,000, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे करते हैं 6 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 6 त्रिका 18x प्लस 6 पंचे 30y, इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इक्वेशन ये आएगी 4। 6 से यहाँ गुणा करोगे तो 0, 6 पंचे 30 हासिल 3 और 6 सते 42, 3 45 हासिल 4, 6 एकम 6 4 10,500, ठीक है। ये हमारा समीकरण हो गया 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर, तो लिख नहीं यहां पे लिखते हैं समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर, 3 से घटाने पर, ठीक है। तो घटाने पर बेटा हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे हम ऐसे करके घटाना लिख सकते हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 35 से 18 घटा दो, कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो 17x बचा है यहाँ पे बराबर, ठीक है। 18 और 17 35 होते हैं, तो 17x बच गया। यहाँ से घटा दो 19,000 से बेटा घटाओ 10,500, तो 19,000 से 10,000 गए 9,000, 9,000 से 500 घटाओ 8500 बचे। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 500, 17 × 85, ठीक है। अब x का मान आप कहीं भी रख दो, ठीक है। तो हम लोग रख देते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिख देते हैं x का मान, सबसे आसान ये है समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान आप समीकरण 2 में रखोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 × 500 प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है। तो ये अब 5 नहीं हो जाएगा 1500, तो ये आपका हो जाएगा 5y बराबर 1750 माइनस 1500, तो y बराबर बेटा क्या आ जाएगा 250/50, 50, तो y बराबर बेटा क्या आ जाएगा 50, ठीक है। लिख सकते हो अतः बल्ले का मूल्य 500 है एवं गेंद का मूल्य 50 रुपए है, ठीक है। बात समझ में आई। इस तरह से इस क्वेश्चन को करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आता है फिर से सांख्यिकी का, जहां पे हमें निकालना है, अब क्या करना है, निम्न वितरणों से माध्यिका की गणना करनी है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि भाई ग्रुप्ड डेटा जो होता है, वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, उसमें माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है, एक सारणी बनानी होती है। तो इस तरह से बेटा हमारी सारणी होती है जिसमें वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्यों पड़ती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां पे बेटा हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। वर्ग अंतराल बेटा क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50, ठीक है। ये हमारे वर्ग अंतराल हो गए, ठीक है।
अब बात करते हैं बारंबारता। बारंबारता को बेटा एफ से डिनोट करते हैं, और संचयी बारंबारता को बेटा हम लोग करते हैं सी एफ। सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता। बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है अभी वो भी बताएंगे। पहले बारंबारता यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे बारंबारता बेटा है 5 और 15 और 30 और 8 और 2। ठीक है, तो संचयी बारंबारता निकालने का मतलब पहले यहाँ पे बेटा आपको लिख दोगे 5, उसके बाद डायगोनल गुणा जोड़ते जाओगे, 5 और 15 20। ठीक है, 20 और 30 50, 50 और 8 58, और 58 और 2 60। जो लास्ट वाली जो संचयी बारंबारता होती है ये दिखाती है कि कुल कितने लोग हैं, कुल कितने लोग हैं। तो यानी कि 60 जो है ये बेटा सिग्मा एफ भी होती है। ठीक है, सिग्मा एफ को बताती है 60, तो यहाँ टोटल 60 है। अब संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या है कि जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि टोटल लोग हैं, टोटल लोग कितने 60, तो यानी कि नंबर एन कितने हैं, एन का मान बेटा 60 है, कुल कितने लोग हैं 60 लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि अब इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या करना होता है, हमें फाइंड करना होता है माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका वर्ग, यानी कि इसमें से माध्यिका वर्ग कौन सा है, पहले तो हम माध्यिका वर्ग निकालते हैं। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे देखना है, चूंकि n बराबर 60 है, अतः माध्यिका वर्ग जो होगा क्या होगा n/2, यानी कि 60/2, यानी कि 30। 30वां आंकड़ा जहां पे लाई कर रहा है वो हमारा होता है माध्यिका वर्ग। अब देखो यहाँ 5 तक लोग हैं, यहाँ 20 तक लोग हैं, 30वां वाला बंदा इस वाले ग्रुप में होगा। ठीक है, तो इस वाले ग्रुप को आप जो है ना, इस वाले ग्रुप को आप कर लेते हो इस तरह से अंडरलाइन ऐसे, ये आपका हो गया माध्यिका वर्ग। ठीक है, माध्यिका वर्ग मतलब इस वर्ग में माध्यिका लाई कर रही यानी स्थित है। माध्यिका कैसे, माध्यिका मतलब टोटल लोग कितने बेटा 60 लोग हैं, टोटल 60 लोग हैं, और 60/2 करते हैं 30। तो 30 जो है, 30वां जो आंकड़ा है, 30वें नंबर का जो बंदा है वो किस ग्रुप में है, वो इस ग्रुप में है यार, क्योंकि यहां तक 5 लोग हैं, यहां तक 20 लोग हो गए। अब 20 के बाद 20 से लेके 50 तक के लोग यहां पे हैं, तो 30 इसी के अंडर में आएगा ना, 30 तो यहीं पे आएगा। बात समझ में आएगी नहीं है, हमें 30वां बंदा चाहिए, और इस वाले ग्रुप में कहा टोटल 20 से 50 तक के लोग हैं, 20 से लेकर 50 तक के लोग यहाँ पर हैं, तो 30वां हिस्सा इसी में आ जाएगा। और यहाँ पे अगले में 50 से 58 है, अगर यहाँ पे 51 या 52 नंबर आ रहा होता तो फिर माध्यिका वर्ग हमारा ये होता। ठीक है, चूंकि 20 से ज्यादा है और 30 और 50 से कम है, तो ये वाले ग्रुप को जो हम लोग बोल देते हैं माध्यिका वर्ग। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः माध्यिका वर्ग बेटा कौन सा है, 20 से 30 होगा, माध्यिका वर्ग आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास माध्यिका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला बेटा क्या होता है, माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है, तो माध्यिका बराबर बेटा होता है आपका L, ठीक है, प्लस, अब यहां पे बेटा बात आती है n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F गुणा H। ठीक है, अब यहां पे सारी चीजें बात कर लेते हैं। L क्या होता है, L जो होती है बेटा वो माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, वर्ग सीमा है। तो माध्यिका वर्ग 20 से 30 है, तो L का मान बेटा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बात समझ में आई, L का मान बेटा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद करते हैं n/2 मान हमने निकाल लिया है, क्या आया है, 30 आया है। ठीक है, n/2 का मान 30 हो गया। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले, माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले जो CF का मान होगा वो हम लोग CF लेते हैं। तो यहां पे बेटा ये वाला मान जो है वो CF हो जाएगा। माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो CF का मान होता है। F का मतलब बेटा होता है आपकी ये जो यहाँ पे जो माध्यिका वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 30 है। माध्यिका वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी F है वो 30 है, तो F का मान बेटा 30 आ जाएगा। H क्या होता है, H होता है हाइट ऑफ क्लास, यानी कि वर्ग अंतराल। 20 से 30 का वर्ग अंतराल बेटा कितना है, 10 है, तो H का मान 10 हो जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पे सबका मान रख देते हैं। सभी चीजें मैंने बता दी हैं, क्लियर कर दी हैं। हाँ, ये चीज आपको लिखनी है, जब ये सॉल्व करोगे तो आपको लिखोगे जहां एल माध्यिका वर्ग की निचली सीमा बराबर 20 है, जहां पे n/2 बराबर 30 है, ठीक है, जहां पे CF जो है वो 20 होगा, ठीक है, उसके बाद F जो है वो 30 होगा, H जो है वर्ग अंतराल जो है वो 10 होगा। सभी का मान बेटा आप यहाँ पे रख देंगे, तो सभी का मान रखोगे तो L बेटा आपका आ जाएगा 20 प्लस ये आपका आ जाएगा 30, n/2 30 माइनस CF बेटा जो है वो 20 है अपॉन ये 30 है और हाइट जो है वो H कितनी है 10 है, ठीक है। तो अब मान निकाल सकते हो आप यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, मान बेटा आपका आ जाएगा 20 प्लस ये आपका आ जाएगा 30 है 10/30, 10/30 गुणा 10, तो 0 0 कैंसिल हो गए, 10/3 3.33 होगी, तो माध्यिका बेटा आपकी आ जाएगी 23.33, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी माध्यिका। क्लियर बेटा सभी को, ठीक है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला है और सारी चीजें मैंने बता दी हैं कि क्या क्या है यहाँ पे, L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम ग्रुप यानी वर्गीकृत आंकड़ों का हम लोग माध्यिका निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा आता है कि यदि बिंदु P A, 0, Q 0, B और R 2, 2 संरेख है तो सिद्ध करेगी ये। अब बेटा अगर कोई तीन बिंदु संरेख हैं तो क्या होता है, अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो उनके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलो यार बात करते हैं, हल लिखते हैं। यहां पे बेटा दिया क्या गया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है P क्या है A, 0, तो यहां से बेटा हमें मिल जाएगा x1 बराबर A है और y1 बराबर 0। दूसरा बिंदु बेटा क्या है Q आपको क्या दिया है 0, B दिया है, तो यहां से बेटा x2 बराबर 0 है, ठीक है, और y2 बराबर जो है b है, ठीक है। उसके बाद जो r आपको दिया है वो क्या दिया है 2, 2 है, तो यानी कि x3 बराबर 2 है और y3 बराबर 2 है, ठीक है। अब यहां बात करते हैं, यदि P, Q एवं R संरेख है। अब संरेख का मतलब पता है, संरेख को इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर का मतलब बेटा क्या होता है कि ऐसे बिंदु जो एक ही लाइन पर स्थित हो उन्हें संरेख कहते हैं। संरेख हैं तो उनके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या होता है, अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बेटा क्या होता है 1/2 ब्रैकेट में होता है बेटा x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस फिर आपका आता है x2 के बाद आएगा y3 माइनस y1, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा x3 और ब्रैकेट में आता है y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपके त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, जहां पे हमें सब कुछ तो दिया गया है, बस बेटा मान रखने हैं। मान हम लोग रख देते हैं तो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बेटा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट में आपका बेटा क्या आ जाएगा, x1 का मान बेटा क्या है a है, तो a और y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 यानी कि b माइनस 2, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस x2। अब x2 का मान बेटा क्या है 0 है, तो 0 है तो ये पूरा टर्म बेटा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। हम y3 माइनस y1 भले ही रख दें तो 0 ही हो जाएगा। y3 बेटा क्या है 2 माइनस 0, तो 2 आ जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। प्लस x3 बेटा क्या है आपका 2 है, y1 माइनस y2, y1 0 माइनस b, तो 0 माइनस b, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक बेटा सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब ये 2 का गुणा यहां हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं 0 बराबर, देखो यहां पे ये क्या हो जाएगा ab माइनस 2a, क्या हो जाएगा ab माइनस 2a, ठीक है। उसके बाद ये 0 है, ये क्या माइनस 2b हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद
ए बी और ए बी को इधर ले आते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को यहाँ ले आते हैं तो ये -2a इधर आ जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2b हो जाएगा, और ये बराबर बचेगा ए बी के। ठीक है, अब सभी में हम लोग क्या करते हैं कि सब में हम लोग क्या करते हैं, उस भाग देते हैं ए बी से। हमें सिद्ध क्या करना है, 1/a, तो हम सब में जो है क्या भाग, पूरे में भाग क्या कर दें, 2ab से भाग कर दें, 2ab से भाग कर दें। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, मानते हैं समीकरण इसे 1 लिख देते हैं, समीकरण 1 में 2ab से भाग करने पर। ठीक है, तो भाग यहां पर करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, ये अपॉन 2ab करोगे तो बेटा 1/b आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अपॉन 2ab करोगे तो 1/a आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 2ab से भाग दोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। यही हमको बेटा सिद्ध करना था। ठीक है, इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना। तो इस तरह के क्वेश्चन है बेटा, थोड़े से लॉजिकल होते हैं, लेकिन ये आपको मार्क्स दिला देंगे, इसमें टफ कुछ नहीं है। हमें ये सारी चीजें पता थी कि भाई अगर कोई भी 3 बिंदु संरेख है तो उनके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, बट वही हमने लिखा 0 बराबर ये, सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर बेटा सभी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा है कि ये बिंदु आपको दिए गए हैं कुछ, कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु पी किस अनुपात में विभाजित करता है। हम तो जानते ही हैं भाई कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो देखते हैं। हल, ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मान लिख लेते हैं, दिया है ए क्या है, -3, 5। ठीक है, तो यहां से मिल जाता है बेटा x1 बराबर -3 और y बराबर 5। अगला दूसरा बिंदु बेटा दिया गया है बी आपको बेटा क्या दिया गया है, 4,9, 4,-9। तो हमें यहाँ पे मान लेते हैं x2 बराबर 4 और y2 बराबर -9। ठीक है, क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। अब अगला बिंदु दिया गया है P आपको दिया गया है 2,-5। तो ये आपका बेटा होता है x बराबर 2 और y बराबर -5। ठीक है, जो बिंदु विभाजित करता है उसके निर्देशांक हमें फार्मूले में क्या पता है, x और y होते हैं, और जो बिंदु से बनी एक रेखा होती है वो हमारे x1 y1 और x2 y2 होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा मान लेते हैं कि ये कोई आपकी एक रेखा है A और ये है B, जहाँ पे A के निर्देशांक आपको दिए गए हैं -3,5, B के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 4,-9। ठीक है, और ये आपको P बिंदु है जो कि डिवाइड करता है, इसे मान लेते हैं K/1 में डिवाइड करता है, K/1 में। ठीक है, तो यहाँ बेटा आपको आ जाएगा 2,-। ठीक, चलो अब यहाँ पे जानते हैं कि हम जानते हैं कि तो हम जानते हैं भैया कि जो हमारा जो फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला जिसे हम कहते हैं, सेक्शन फार्मूला बेटा क्या कहता है कि यहाँ पे जो आपको ये अगर कोई बिंदु विभाजित करता है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम जानते हैं कि x बराबर जो आपका आएगा वो क्या आता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और y बराबर बेटा क्या होता है, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जानते हो, जहां m1 व m2 किसके रेखाखंड के अनुपात, जहां m1 m2 रेखाखंड के अनुपात है, खंड के अनुपात है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना बिंदु P A B को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब ये क्यों माना है, क्योंकि अगर हम m1 m2 मान लेते तो हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाते। अब 2 चर आ जाते तो 2 चर निकालने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए होते।
जो कि बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता, ठीक है, फिर हमें दोनों यूज करने पड़ते। अब हम क्या है कि किसी एक फार्मूले में हम एम सबकी मान रखने पर हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है, हम ले लेते हैं x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सभी की वैल्यू रख दो। x का मान बेटा क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 बराबर m1 का मान बेटा क्या है, ये k है और ये 1 है, ठीक है। जहां पे m1 बेटा m1 बराबर k हो जाएगा और m2 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो m1 बराबर बेटा आ जाएगा k और x2 का मान बेटा क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4 रख दो, फिर प्लस m2 तो बेटा 1 है, ठीक है। और x1 का मान बेटा क्या है, x1 का मान है -3, तो लिख देते हैं -3 बटा k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसे बेटा यहां पे, और ठीक है, यहां पे सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 2 बराबर 4k और ये आपका आ जाएगा -3, ठीक है। तो k एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो, तो k उधर जाएगा तो और 3 इधर आ जाएगा। तो यहां पे बेटा आपको मिल जाएगा 2k बराबर मिल जाएगा 5, तो बेटा k बराबर आ जाएगा 5/2। k बराबर बेटा क्या आ जाएगा, 5/2। और हमने अनुपात क्या माना था, हमने अनुपात माना था k अनुपात 1, तो k अनुपात बराबर 1 क्या हो जाएगा बेटा, 5/2 अनुपात 1 बराबर, यानी कि 5:2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। k अनुपात 1 का मतलब क्या हुआ, k/1, तो 5/2 में अगर 1 से भाग दोगे तो क्या 5/2 ही आएगा। तो अतः k अनुपात 1 बराबर क्या आ जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। अतः k अनुपात 1 बराबर आ जाएगा 5/2 अनुपात 1, मतलब बराबर आपका आ जाएगा 5:2, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आई। तो m1 m2 किस अनुपात में विभाजित करेगा बेटा, 5:2 में इस रेखाखंड को ये विभाजित करेगा बिंदु P किसको, AB को। क्लियर, समझ में आया। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार पूछे गए, 6 से 7 बार ये रिपीट हुए। शुरुआत के 2 क्वेश्चन तो बहुत बार हर टेस्ट में आपको एक ना एक क्वेश्चन से रिलेटेड मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करे। आशा करता हूं कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ठीक है।